लास्ट लेक्चर में हमने प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से स्टार्ट किया था और हमने वहां पे देखा था पैलेयोलिथिक एज के बारे में हमने पढ़ा था। पैलेयोलिथिक साइट्स जो कश्मीर में है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चाहे वो औरू वैली पहलगाम में हो या पामपोर में हो, उन साइट्स को किसने एक्सकवेट किया था, वो साइट्स किस पीरियड में मिली थी, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था कि मीसोलिथिक साइट्स जो है मोस्टली एब्सेंट है कश्मीर में। उसके बाद हम आए थे नियोलिथिक फेज में, और नियोलिथिक फेज में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट थी वो बुर्ज़होम हो जाती थी। बुर्ज़होम के रिलेटेड आप कुछ और पॉइंट्स जो नोट डाउन करके रख सकते हो, वो है कि बुर्ज़होम यूनेस्को की टेंटेटिव कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है, टेंटेटिव। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली आपको कहीं और किसी और सोर्स में नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे नोट्स देखोगे, तो अगर आपने हमारे नोट्स देखे या अगर आप हमारे नोट्स आगे जाके लोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें कितनी ज्यादा हमने ऐसी कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसोलिडेटेड तरीके में रखी है। तो वो नोट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से ले सकते हो। इसके बगैर, हिस्ट्री के बगैर, आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कश्मीर के रिलेटेड इसके बाद हम करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं, वो सब आपको उन नोट्स में मिल जाएगा। तो नियोलिथिक साइट बुर्ज़ोहामा के रिलेटेड जो यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि वहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होती थी, जिसमें डॉग ब्यूरियल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो ये पिट डिविलिंग्स का वहां पे था कि वहां पे पिट डिविलिंग्स होती थी, उसके बगैर वो किस नियोलिथिक साइट में होती थी? वो होती थी गुफग्राल और ओलूचीबाग में। हमारे पास कुल मिला के जो नियोलिथिक साइट्स कश्मीर में मिली है वो है 44 नियोलिथिक साइट्स हमें कश्मीर में मिली है। लेकिन इसमें से 3 साइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारी बुर्ज़होम हो जाती है, इसके बगैर हमारी गुफग्राल हो जाती है, और तीसरी हमारी कानिसपुरा हो जाती है। इसके बगैर हमने और साइट्स के बारे में अपने नोट्स में मेंशन किया है, लेकिन ये 3 साइट्स इंपॉर्टेंट है। तो बुर्ज़होम में जो पिट डिविलिंग्स है वो हमें इसके बगैर गुफग्राल और ओलूचीबाग में मिलती है। इसके बगैर बुर्ज़होम में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है वो है मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स। अब ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं लार्ज स्टोन स्लेब्स। अब ये लार्ज स्टोन स्लेब्स जो है, ये आप आज भी देख सकते हो वहां पे बुर्ज़होम में, अभी भी वहां पे पड़ी हुई है। इसके बगैर ये इंग्लैंड में एक लोकेशन है जो बहुत फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, वहां पे भी ये लार्ज स्केल स्टोन स्लेब्स मिलती है। और इसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स या मेगालिथिक कल्चर आप मानो, ये माना जाता है। तो वहां पे बुर्ज़होम में ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं। इसके बगैर जो ये लार्ज स्टोन स्लेब्स मिले हैं वो मिले हैं बैंगुल में, हारीपरी गांव में और गुफग्राल में। गुफग्राल और बुर्ज़होमा में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, हम आगे जाके गुफग्राल के बारे में भी पढ़ेंगे। और बुर्ज़होम के रिलेटेड एक और पॉइंट जो आप नोट डाउन करके रख सकते हो वो है जो उनकी इकोनॉमी थी वो फिशिंग और हंटिंग पे मोस्टली डिपेंडेंट थी। और तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी करते थे। हमें वहां पे वीट, लिंटल्स, बार्ली के ट्रेस मिले हैं, राइस के हमें ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो लेकिन मोस्टली उनकी इकोनॉमी हंटिंग और फिशिंग पे डिपेंडेंट थी। और इसके बाद हम आते हैं फिर हमारी अगली साइट जो है गुफग्राल की। अब जो ये साइट गुफग्राल की है, गुफ मींस केव और क्राल मींस बॉर्डर। तो इसे कश्मीरी में केव को गुफ बोलते हैं और पॉटर को क्राल बोलते हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं केव ऑफ पॉटर। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि केव ऑफ द पॉटर किस एरिया में मिली है या किसे कहते हैं, तो ये गुफग्राल है और ये हमें मिली है बोनमीर त्राल में। और इसे किस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया था? वो था A.K. शर्मा। टाइम पीरियड अराउंड 1962 है। तो ये है गुफग्राल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जो केव गुफग्राल की, इसे केव ऑफ द पॉटर कहते हैं, बोनम्यार त्राल में A.K. शर्मा ने इसको एक्सकवेट किया था। अब गुफग्राल में हमें जो और चीजें मिली है वो है, वहां पर भी हमें एग्रीकल्चर ट्रेस मिले हैं, बार्ली, लिंटल्स के। और वहां पे इसके बगैर 5 जो
पीरियड्स ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। यानी अगर हम किसी हिस्टोरिकल साइट पे जब हम खुदाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पहले ही हमें वही साइट मिले, वहां पे और हिस्टोरिकल पीरियड्स हो सकते हैं। जैसे पहले नियोलिथिक हुआ, उसके ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके ऊपर बुद्धिज्म के पीरियड, बुद्धिज्म का जो पीरियड था अराउंड 650 बीसी, फिर उसके ऊपर अशोकन पीरियड, फिर उसके ऊपर कनिष्का का पीरियड। ठीक है, ऐसे ही एक हिस्टोरिकल प्लेस पे मिलते हैं। तो गुप्तकाल में ऐसे 5 ट्रेसेस मिले हैं 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स के। इसके बाद जो गुप्तकाल में एक और चीज है जो वहां पे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जैसे बुजुर्गों में। गुप्तकाल के बाद हमारी एक और जो साइट है वो है कानिस्पोरा। ये हमारी है बारामूला में, यानी नॉर्थ कश्मीर। तो ये जो साइट है बेसिकली यहाँ पर भी हमें एग्रीकल्चरल एविडेंस मिले हैं, नियोलिथिक साइट है। और यहाँ पे ये जो साइट है इसमें रिलेशन पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अगर आपको पता होगा तो वहां पे जो पीरियड था वो मोस्टली जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ते हैं वो है अर्बन पीरियड। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्री अर्बन पीरियड और पोस्ट अर्बन पीरियड भी था। अब कानिस्पुरा का जो रिलेशन था वो प्री अर्बन के साथ था या अर्बन के साथ था वो डिटरमाइन नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली माना जाता है कि प्री अर्बन के साथ ही था। तो एक और चीज जो हमारी नियोलिथिक यहाँ पे साइट्स मिली है, ये माना जाता है कि इनका रिलेशन सोत वैली और हवंग हो जो कि चाइना में है, इन सिविलाइजेशंस के साथ भी था। ये जो साउथ वैली है ये पाकिस्तान में है। और वहां से फिर आगे जाके अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेगर साइट के बारे में पढ़ा होगा जो बलूचिस्तान में है, आगे ईरान में जो सिविलाइजेशंस थी, तो एक कल्चरल कांटेक्ट कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश था इन साइट्स के बीच में। तो ये हमारा नियोलिथिक पीरियड कंप्लीट हो जाता है। और नियोलिथिक पीरियड में ये भी आप याद रखो कि यहाँ पे हमें सेरेमिक यानी पोएट्री जो कि मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं वो उस ये पीरियड भी मिला है, और एसेरेमिक भी मिला है यानी बिना पोएट्री के। तो ये दोनों फेजेस नियोलिथिक पीरियड में कश्मीर में मिले हैं। तो ये हमारी कश्मीर की नियोलिथिक हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है इसके साथ। और इसके बाद हमारी जो स्टार्ट होगी अब वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम पहले स्टार्ट करेंगे सोर्सेस के साथ कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है। अब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जब हम देखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम देखते हैं कि हमारे पास पहले सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सोर्सेस आ जाते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा है न्यूमिस्मैटिक्स, और तीसरा है हमारा लिटरेरी। अब आर्कियोलॉजिकल बेसिकली क्या है, ये हमें जब साइट्स मिलती है कोई हिस्टोरिकल साइट, जैसे हमें हरवन में जो साइट मिली है उसमें हमें बुद्धिज्म रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील हुई। जैसे कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है एग्जामिंग पॉइंट से भी या हिस्टोरिकल फैक्ट भी। तो ये हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ही पता चला। और फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सबस्टेंशिएट होती है लिटरेरी एविडेंस से, नुमिस्मैटिक्स से। नुमिस्मैटिक्स बेसिकली मींस स्टडी ऑफ कॉइंस। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती है। उसके बाद लिटरेरी एविडेंस में हमारे पास जो सोर्सेस है वो है एक तो डोमेस्टिक और दूसरा है फॉरेन। अब डोमेस्टिक सोर्सेज जो है उनमें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू रिलीजियस,
और सेक्युलर। और फॉरेन सोर्सेज में हमारे पास जब अलेक्जेंडर ने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया था, पहले ईरानियन सिविलाइजेशन का, फिर वो वहां से आगे आया था क्योंकि इंटर रिलेटेड था। और ईरानियन सिविलाइजेशन से जब वो सेंट्रल एशिया से आया था, फिर यहाँ से अफगानिस्तान से वो आगे जाके जब इंडिया में आया था, तो वहां पे जो उसके साथ लोग थे, तो उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड्स लिखे हैं इंडिया के रिलेटेड, वो हमारे फॉरेन सोर्सेज में आते हैं। हमारे फॉरेन सोर्सेज में चाइनीज ट्रेवलर्स के रिकॉर्ड आते हैं जो कि अलग अलग पीरियड्स में कश्मीर में आए हैं या इंडिया में आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो उसके बाद मुस्लिम जो यहाँ पे रूलर्स आए, तो उनमें जो उनके साथ लोग थे, राइटर्स थे, उनके रिकॉर्ड्स, फिर मोस्टली ट्रेवलर्स जब आते थे, ब्रिटिशर्स जब आए या यूरोपियंस जब आए, तो उनके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है। ये हमारे सब फॉरेन सोर्स हो जाते हैं। और डोमेस्टिक सोर्स में, रिलीजियस सोर्स में आप मान लो निर्मल पुराना, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कल्हाना की राजतरंगिणी। अब ये हमारे बेसिकली एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है सोर्सेस का, हम किन किन सोर्सेस से कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या हमें किन सोर्स से कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है। तो ये बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन है। अब जब हम पहले उठाते हैं, जैसे हम सबसे जो सोर्स हमारे पास वन ऑफ द ओल्डेस्ट है वो है नीलमत पुराना। तो इसे हम देखते हैं कि ये लिखे हैं सेज नीला ने। तो आप दूसरी बुक्स में अगर आप कहीं देखोगे तो आपको नीलमत पुराना के बारे में तो होगा कि इसने कश्मीर के बारे में लिखा है, लेकिन मोस्टली उनके राइटर, उसका राइटर एब्सेंट ही रहता है। तो दूसरा हमारे पास है दर पलादन, ठीक है। एक है कुत्ता ने माता काव्या। ये कुछ डिफिकल्ट नाम याद रहने को है, लेकिन अगर इंसान 2 3 4 5 बार पढ़ लेता है तो याद रह जाते हैं। हमारे पास एक ब्रीफ इसमें डिस्क्रिप्शन है अबाउट सोर्सेज जिन्होंने ये लिखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो वो सब हमारी नोट्स में प्रेजेंट है। उसके बगैर जो हमें मतलब पूरे ध्यान से पढ़नी है वो है कल्हाना की राजतरंगिणी। इसमें हम देखते हैं कि कल्हाना की राजतरंगिणी में 8 सीक्वल्स थे, ठीक है, या 8 कैंटन्स, चैप्टर्स मान लो आप। तो इसको लिखा था कल्हाना ने, जो कि एक पंडित था, हिस्टोरियन, और बहुत अथॉरिटेटिव हिस्ट्री का सोर्स माना जाता है इसे। और इसको जिस पीरियड में लिखा था वो था 1148 to 49। और इस टाइम पे जो कल्हाना ने, तो वो पीरियड था 1148-49 में। और इस टाइम पे जो रूलर था वो था जयसिम्हा। ये बेसिकली लोहारा डायनास्टी के टाइम पे हुआ है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कल्हाना ने राजतरंगिणी किस पीरियड में लिखी थी और इसके कितने चैप्टर्स है, कौन सा किंग उस टाइम पे था, कौन सी डायनास्टी थी, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस है। ये सीधे सीधे एग्जाम में, जीकेएसएसबी एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो ये आपकी जो कल्हाना की राजतरंगिणी है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब इस राजतरंगिणी में फिर इसके बाद सीक्वल्स आए हैं। तो इसका जो पहला सीक्वल लिखा था वो लिखा था जोन राजा ने। अब जो वो जोन राजा था वो था अराउंड 1459 में, जब ज़ैनुल आबदीन का पीरियड था। तो उसने कंटिन्यू किया फिर 49 से, जहां पे कल्हाना ने छोड़ा था, और वहां से उसने आगे स्टार्ट किया और उसने उसको लाया 1459 तक। यानी मतलब 1149 तक कल्हाना ने लिखा था। तो फिर जब जोन राजा आया 1459 में, उसने स्टार्ट किया 1149 से
और 1459 तक उसको लाया। और ये जो जोन राजा था, ये कोर्ट हिस्टोरियन था जैनुल आबिदीन का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्वीकल पहला लिखा था जोन राजा ने, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन था जैनुल आबिदीन का, और इसने लाया था इसको 1459 तक। उसके बाद तो पहले जब आप इसको पढ़ोगे आपको याद रहेगा कल्हाना, राइटर, पीरियड, किंग टाइम, तो कौन सा किंग था उस टाइम पे, डायनास्टी कौन सी थी, स्यूकल्स कितने थे, सॉरी चैप्टर्स कितने थे, या कैंटन्स इसको बोलते हैं। इसके बाद जो इसका जो मैंने आपको बोला स्यूकल आया था, तो पहला स्यूकल इसका लिखा था जोन राजा ने। इसने स्टार्ट किया था 1459 में, और इसने यहां से 1149 से लाया था यहां तक। ये कोर्ट हिस्टोरियन था जैनुल आबिदीन का। जैनुल आबिदीन के बारे में, जिन्हें बादशाह भी कहा जाता है, कश्मीर का वन ऑफ द एनलाइटनड किंग, अकबर ऑफ कश्मीर, ऐसे कुछ नाम इनको दिए गए हैं। तो इसका कोर्ट हिस्टोरियन जोन राजा था। और इसके बाद इसका जो एक और स्यूकल आया था, वो लिखा था सिवारा ने। अब जो ये सिवारा था, इसने कंप्लीट किया था इसको 1486 तक। ये सिवारा जो था, ये डिस्पिल था जोन राजा का, मतलब जोन राजा सिवारा का उस्ताद था। तो जोन राजा ने जब 1459 तक लाया, फिर सिवारा उसके बाद आया, तो उसने वहां से कंटिन्यू किया फिर, और इसको लाया कहां तक, 1486 तक। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद राज तरंगिनी के और भी सीक्वल्स आए हैं, और इसके ट्रांसलेशंस भी आए हैं, जिसमें से अगर मार्केट में अगर आप देखोगे तो A.L. स्टेन का ट्रांसलेशन, अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन चलता है। और इसमें जो राज तरंगिनी में और इंफॉर्मेशन है, वो हमारे नोट्स में पूरा गिवन है, कितने इसके सीक्वल्स आगे जाके आए, हम यहाँ पे भी आपको लेक्चर में वो पढ़ाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बगैर जो हमारे पास इस पीरियड के अराउंड जो हमारे पास सोर्सेस थे, वो मोस्टली चाइनीज ट्रेवलर्स के थे। और जैसा मैंने आपको बोला था कि अलेक्जेंडर के टाइम पे जो उसके साथ उसके कोर्ट हिस्टोरियंस थे, या उसके जो ग्रीक के जो जोग्राफर्स थे, तो उन्होंने कुछ अपना अकाउंट दिया है इंडिया के बारे में। एक और चीज है, जब वो आप आगे जाके पढ़ोगे, जब साइरस द ग्रेट ने, ईरान का जो किंग था, जब उसने इंडिया को अपने कंट्रोल में लाया था, और नॉर्थ वेस्ट जो ये अभी जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इस सब को लाया था, तो उसने फिर अपने हिस्टोरियन को, अपने ज्योग्राफर को, उनको बोला था कि आप देख लो कि कोई वे आउट है इंडस से अरेबियन सी तक। अगर आप प्रेजेंट मैप देखोगे तो इंडस का जहां पे मुंह है, मतलब जहां पे इंडस खत्म हो जाती है, एसिमिलेट हो जाती है अरेबियन सी में, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर ही फिर आगे जाके ईरान स्टार्ट हो जाता है। तो उसने वो उनको दिया था। यही काम उससे पहले, यही काम उसके बाद अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर उनके बाद आया था। तो फिर ये सब अकाउंट्स हम पढ़ेंगे चाइनीज ट्रेवलर्स के, जिसमें फहीन है, हुनसेंग है, और उसकी जो बुक है हू ची मिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उसने कश्मीर का अकाउंट दिया है। कश्मीर में जो बुद्धिज्म का अकाउंट है, वो हमें मोस्ट
जो अकाउंट्स है वो उसी से है, हुन सेन से। तो उसी ने वो कोलैबोरेट भी किया है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे कनिष्का के टाइम पे हुई थी, और कश्मीर महायाना बुद्धिज्म का एक बहुत एपिसेंटर बन गया था। ये सब हमें ह्यून सेंग ने ही बोला है। और उसके बाद और भी चाइनीज ट्रेवलर आए थे। एल बिरूनी जो महमूद अब गजनवी के साथ आया था, और उसने जो किताब लिखी है किताबुल हिंद, उससे भी हमें अकाउंट्स मिले हैं कश्मीर के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड। तो ये सब हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्चुअली जो लेक्चर्स है हिस्ट्री के, वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने शॉर्ट रहे, प्रिसाइज रहे, उतना ही अच्छा है, ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। और इसके बगैर आप अगर हमारे नोट्स ऑर्डर करते हो, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आगे हम करंट भी एडिशन करने वाले हैं उसमें, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां पे आपको जाके टाइप करना है व्हाट्सएप पे नोट्स, और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, आपके घर डिलीवर होंगे। और वो नोट्स जब आप सामने रखोगे तो आपको ये सब बहुत ज्यादा समझना आसान हो जाएगा। हमारे अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, हम आगे और सीक्वल्स देखेंगे कितने हैं राज तरंगिनी के, और फिर इसके ट्रांसलेशंस, चाहे वो यूरोपियंस ने की हो, चाहे वो नेटिव इंडियंस ने की हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी राज तरंगिनी में एक उनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे और वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजें हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।